Hello and welcome to our YouTube channel Heal Yourself. My name is Pankaj and I am from Uttarakhand state. तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे सामने एक लाइव स्टोरी है, रिकवरी स्टोरी है जो सेजल की है। सेजल महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। तो सेजल की जो प्रॉब्लम है वो काफी लंबे टाइम से थी और इनको था एक ओसीडी जिसे हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो सेजल अपने बारे में बताएंगे यहाँ पर। सीजन वेलकम टू अवर लाइव शो। और पहला जो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है वो ये है कि आपके साथ जो जिसे हम ओसीडी बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वो कैसे स्टार्ट हुआ था और कब से स्टार्ट हुआ था। नमस्कार। जो मेरे ओसीडी है वो मैं जब 3rd क्लास में थी तब मुझे 1 हफ्ते भर के लिए वो ओसीडी मतलब कि वो पैटर्न था वो मैंने फर्स्ट बार एक्सपीरियंस किया। मुझे तब पता नहीं था कि इसे ओसीडी वगैरह कहते हैं। उसके बाद अ, 7-8 साल के बीच-बीच कभी-कभी ओसीडी वाले थॉट आते थे, लेकिन पता नहीं होता ना कि ये सब होता है। फिर अ अ अ, लास्ट वाले ईयर मुझे ये बहुत ज़्यादा सीवियर होने लगा। तब मुझे पता चला कि ये सब है और ये सब प्रॉब्लम होती है। और फिर 7-8 महीनों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी, ये ओसीडी की। अगर हम बात करते हैं ओसीडी के बारे में तो आपने कभी पहले मेंशन किया था कि थर्ड क्लास में मुझे चीज़ों से डर लगता था। तो ऐसे हुँ, कौन से फैक्टर्स थे, ऐसे कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपके अंदर एक डर था, आपके मन में एक डर बना हुआ था। जैसे कभी आपने बोला था कि मुझे टीचर से डर लगता था। हुँ, हुँ, तो हुँ। आपको कैसे पता लगा कि कौन कौन से जो हमारे अंदर डर होते हैं, छोटे छोटे डर हुँ, हमारे अंदर बचपन में होते हैं। तो आप किन चीज़ों के बारे में कंसर्न रहती थी, किन चीज़ में ज़्यादा सोचती थी, टीचर्स को लेके, या कौन कौन से डर बचपन में थे आपके अंदर। जैसे कि बचपन में जब ये पहली बार हुआ था, तब एक टीचर थी जो हमें पढ़ाती थी, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर हमें देती थी कि ये आना ही चाहिए। तो थोड़ा-सा एक डर और ये बहुत ज़्यादा मतलब पनिश भी करती थी, इंसर्ट करना मतलब कि मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ पर लेकिन एक डर होता था ना कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका मन बहुत ज़्यादा कोमल हम जिसे कहते हैं, वो होता है। तो उसे एक डर होता है कि ना कहीं न कहीं मेरा इंसर्ट ना हो इस सबके सामने तो और दूसरों बच्चों को देखना कि इसका इंसर्ट हो रहा है, वो किस तरीके से उस वो फ़ील कर रहा है, रो रहा है। तो वो देख-देख के एक बहुत ज़्यादा डर आता था और ये इतना ज़्यादा बड़ा था एक टाइम पे मुझे याद है कि वो सपने में भी आया करती थी और ये डर ऐसा बढ़ता गया। तो उसके बाद ये 1 हफ्ते भर ये चला मतलब बहुत ज़्यादा ये होने लगा और मुझे रिलीजियस ओसीडी ट्रिगर कर गई उस टाइम पे। तो वो थॉट आते थे और ये सब। राइट। तो रिलीजियस ओसीडी जब आपको ट्रिगर करा, जैसे कि गॉड को लेकर उसमें डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते हैं। हमारे जो हुँ, थीम्स होती है ओसीडी के अंदर चेंज होती रहती है। एक टाइम पे अगर ये थॉट है, दूसरे टाइम पे कोई दूसरा थॉट भी हमारे अंदर आ सकता है। थीम्स जो होती है ओसीडी के अंदर चेंज होती रहती हुँ, है। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ? जी। तो सीजन उस समय कुछ ऐसा था कि जब कोई थॉट आपके अंदर आता था, कुछ चीजों पे आप कंपल्सन करती थी। जैसे कि कोई हम हुँ, एक्शन परफॉर्म करते हैं, उस चीज को कम करने के लिए, अपने मन को थोड़ा सेटिस्फाइड करने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो किस टाइप के एक्शन आप परफॉर्म करती थी अपने अंदर? जैसे कई लोग टेम्पल के बाहर से गुजरते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई चीज पे सर नहीं झुकाया आगे तो कहीं मुझे गॉड मुझे पनिश ना कर दे, तो वहां पर वो मन्नत मांगना, कोई रिचुअल्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्या था आपके अंदर, किस टाइप की थीम थी आपके अंदर थॉट को लेकर? अ, जैसे कि मतलब ऐसा फ़िज़िकल ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था, लेकिन माइंड में ही चलता रहता था। जैसे कि भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा बुरे विचार आना, जैसे कि मैं उसने उस उन्हें उन्हें कुछ बुरा ना बोल दूँ, वो मुझे पनिश ना कर दे, ये बहुत ज़्यादा बुरा होता हम्म। है। क्योंकि हमने सुना होता है बचपन से कि ना ईश्वर बहुत ही ये होते हैं, उन्हें अच्छा ही बोलना चाहिए। तो माइंड बार-बार वही चीज़ें लाता था और मैं ये कंपल्शन करती थी कि नहीं मुझे वो नहीं सोचना, मैं ऐसे है ही नहीं और फिर माफ़ी माँगते रहना मन ही मन में। मुझे ऐसा नहीं कहना, मुझे दूसरों किसी मतलब दूसरों को बोलना था ये गलत में मैं ईश्वर से मतलब मैंने बोल दिया ऐसे ही करके, ऐसा होता था। राइट।
राइट। एक यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक होता है हमारा मेंटल कंपल्सन हम लोग करते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल लेवल पे हम कंपल्सन करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि कोई मेरे अंदर थॉट आया और उस थॉट को मैंने डाइवर्ट करने के लिए बोल दो या उसको एक आंसर आप कर रहे हो, इन केस अगर आप उस थॉट को आंसर नहीं करते थे तो उस समय आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती थी? हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। फिर बहुत ज़्यादा डर आता था मन में कि नहीं-नहीं, फिर बेचैनी होती हम्म। थी। एक ही जगह मतलब ऐसा होता था कि एक जगह ना बैठ पाऊँ, इधर-उधर भागूँ कहीं पे और फिर राइट, ये राइट, सब होगी। राइट, राइट। अब यहाँ पर एक मेरा सभी से क्वेश्चन है, उस पर मैं एक आंसर भी करना चाहूंगा। ओसीडी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा रिलीजियस ओसीडी, कंटेमिनेशन ओसीडी, डिफरेंट टाइप की ओसीडी। तो ये जो ओसीडी है, ये ओसीडी का जो पैटर्न चल रहा था उनके अंदर, ये चला था पियरो ओसीडी के। इस पियरो ओसीडी में क्या होता है कि आपके अंदर कोई थॉट आता है तो उस थॉट को आप फिजिकल लेवल पे कंपल्सन नहीं कर रहे हो, मेंटल लेवल पे कंपल्सन कर रहे हो। और तब तक आप कंपल्सन करते रहते हो जब तक कि आप अपने मन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो उस क्वेश्चंस पे आंसर कर करके। अगर आप उस पर आंसर नहीं करोगे तो आपके अंदर एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपको मजबूरन अपने एक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये था कि एक थॉट पर ये जो कंपेल होकर उस पर जो आंसर करती थी बार बार अपने मन को रिलैक्स करने के लिए, वो भी कुछ टाइम के लिए माइंड रिलैक्स होता था। फिर उसके बाद दूसरा थॉट इनके अंदर आ गया गॉड को लेकर। तो सेजल ये कब तक चला आपके साथ, ये जो रिलीजियस ओसीडी की अगर हम बात करते हैं, कब तक चला? हम्म। ये बहुत ज़्यादा हुआ था 3rd क्लास में तो 1 हफ्ते तक चला। फिर घर वालों ने थोड़ा-सा डाइवर्ट करके ये वो करके वो डर चला गया। फिर उसके बाद दूसरी वाली ओसीडी मतलब थीम बदलते चली गई। फिर 7-8 साल का जहाँ गैप था, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मुझे महसूस हुई। कभी टचिंग वाली ओसीडी हो गई, फिर कभी रिलीजियस ओसीडी जहाँ पे दूसरा वो हम जिसे कहते हैं कि फॉर्म है जहाँ पे हमारे क्लोज़ वन के प्रति हमें बुरे विचार आते हैं। हमें उससे बहुत ही मतलब कि ऐसे कि हमने उसे कुछ बुरा कहा मतलब कि हम हमारे माइंड में मतलब ऐसे थॉट चलते थे कि मुझे नहीं कहना था लेकिन मैंने उसके बारे में बुरा सोचा और फिर खुद को फिर उसी तरीके से डाइवर्ट करना कि मुझे ये नहीं कहना था, मुझे कुछ और कहना था। फिर थोड़ी देर बाद मतलब साल बीत गए फिर थीम बदलते चल मतलब बदलती रहती गई। राइट। अब विजय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? आफ्टरनून। नमस्ते, मैं विजय जी बोल रहा हूँ। अच्छा, सेजल जी, मुझे क्या पूछना था आपको, ये जो बिकॉज इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन बिकॉज इट्स कंसर्न स्कूल। ओके, तो जब आपको 3rd स्टैंडर्ड में ये जो फियर आया था टीचर्स की वजह से, ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच यू, वो फर्स्ट थिंग था ना जो आपने एक्सपीरियंस किया है, करेक्ट है ना? हुँ। तो वो कितना ड्यूरेशन तक चला कि आपको क्या ऐसा था कि आपका फियर ज्यादा ग्रिप हो गया था ये चीज को लेके बहुत ज्यादा कि आप ये पर्टिकुलर फियर को लेके बहुत ज्यादा रियलिटी फियर था कि आपका मन का सोच था या आपका अंदर का जो चंचलता था या कोमलता जो बोल रहे हैं आप, उसके वजह से हुआ ये? मेरे को थोड़ा बताएंगे ये चीज? कुछ हद तक रियलिटी में भी थी और कुछ हद तक थोड़ा-सा डर भी मैंने खुद के मन का ही क्रिएट करा रखा था और बहुत ज़्यादा सोचना, एक डर रहना कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें फेस ना कर पाए सब लोगों के सामने कि मैं खुद को इंसल्ट मतलब वाली फीलिंग को फेस कर पाऊँ। तो ये बहुत समझ रहा ज़्यादा हूँ। सोच-सोच के ये सब ओवर हो गया यस, था। यस। ओके, तो ये कितना ड्यूरेशन तक था ये चीज? मतलब वो प्रेशर तो बहुत 3 साल तक चला था, वो टीचर थी और अच्छा, 1 साल में तो वाज ये जो चीज है बाकी स्टूडेंट्स भी फेस करते थे, लाइक कोई हाँ सर, स्टूडेंट्स लाइक? बहुत सर, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेस करते थे, बहुत ओके, अ, मतलब टीचर्स जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, ज्यादा ओवर स्ट्रिक्ट थे ये पर्टिकुलर टीचर। ओके। हुँ। ओके, एंड तो वन पर्टिकुलर टीचर के साथ होता था कि आपको सब टीचर्स के साथ होता था ये चीज? नहीं, एक ही टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी तो ओके, उनके साथ थी। एंड ऐसा फियर और किधर महसूस हुआ है आपको, घर में या किसी रिलेशनशिप में? घर में नहीं
बाकी मेरे पिताजी की जब मैंने सब देखा था वो उनके वो बीमार थे तो वो सब देख-देख के 4-5 साल की थी तब, थोड़ा-सा उधर का थोड़ा-सा डर आ गया होगा शायद। ओके, ओके, ओके। तो फ़ियर वहाँ पर भी थोड़ा ग्रिप हुआ है आपको बेसिकली, हुँ। ओके। एंड ओके देन तो ये थीम जो है ना आपका फर्स्ट कभी चेंज हुआ? कितना 3 साल के बाद चेंज हुआ आपको रिलीजियस थीम में? उसके बाद टचिंग वाली ओसीडी हो गई, काउंटिंग वाली ओसीडी हो गई, इस चीज़ को बार-बार टच करना फिर माइंड में काउंटिंग चलना कि इसको इतनी इतनी बार इसे छूना है, फिर ऐसा नहीं होगा छुएँगे नहीं तो फिर कुछ कुछ गलत होगा, ये सही सब बात चीज़। है, सही बात है। ओके एंड इवन आई हैव गॉन थ्रू ओसीडी सो मुझे एक्सपीरियंस है ये चीज़ का, तो आप जो बोल रहे हैं मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो मुझे और एक बात पूछना है तो मतलब आपका फिजिकल ओसीडी भी था और आपका मेंटल ओसीडी भी था, हाँ। दोनों चीज़ था लाइक कभी-कभी मेंटली रिलीजियस हुँ। ओसीडी आता था, कभी-कभी फिजिकली आप हैंड वॉश करेंगे या कोई चीज़ टच करेंगे हैंड वॉश एंड करने वाली चीज़ मतलब नहीं मुझे कभी मैंने एक्सपीरियंस की, लेकिन वो टचिंग वाली बहुत ज़्यादा होता था कि ओके कभी-कभी नंबर ऑफ टाइम वो जो रिपीट कंट्रोल करना नहीं होता आता है। था। ओके नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट करना पड़ता है, ओके ओके। हुँ। अच्छा तो आपके अंदर फीलिंग कैसा था तभी जब ये चीज हो रहा था लाइक व्हाट इज द मतलब आपको कैसा फील होता था अंदर से लाइक वेदर आप स्टक अप हो जाते थे या लाइक फॉर एग्जांपल आपका स्टडीज है, स्कूल है, ट्यूशंस है, सो मेनी थिंग्स आर देयर ना, तो ये कैसा आपको इफेक्ट करता था? उसके बाद मतलब 3rd क्लास में हुआ था, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था, कुछ ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी ओसीडी मतलब मेरे लिए, मैं बहुत नॉर्मल लाइफ़ वग़ैरह एन्जॉय करती थी। इतना मतलब सही मैं बात है, हँसी-मज़ाक में लेती थी कि ये काउंट करना और चलो, इतना वो बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए कभी नहीं बनी। फिर सही पिछले बात है। साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ ने ट्रिगर कर दी, राइट। सिचुएशन। लास्ट ईयर बोल सेजल रहे हैं आप? राइट, जैसा भी इन्होंने क्वेश्चंस किया कि उस टाइम पे जब ओसीडी का पैटर्न चल रहा था तो ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब भी हम कोई भी चीज को रिपीट कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा कोई ना कोई एक नॉर्मल पैटर्न या कोई सेमी पैटर्न वो हमारे अंदर, या ये कह लीजिए कि एंग्जाइटी बहुत ज्यादा नहीं होती स्टार्टिंग में, क्योंकि वो हम जो करते हैं अपने मन को सेटिस्फाई कराने लिए करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक तरफ उसको मेंटल कंपल्सन बोलते हैं, एक तरफ उसको फिजिकल कंपल्सन, जैसे आपने बोला कि फिजिकली उस चीज को कंपल्सन हम कर रहे हैं, जैसे किसी को बार बार टच करना किसी चीज को। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज समझने वाली बात यहाँ पर है कि ओसीडी के अंदर हमारा जो इंसाइट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हमारी सेंस ऑफ अवेयरनेस, कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इस तभी तो हमारे डाउट है चीज को लेकर यार, हम कि हमारे डाउट आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ब्रेन का जो पार्ट है जो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए वो एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है। राइट, क्योंकि ब्रेन के जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे मोटर्स न्यूरॉन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं। तो यहाँ पर एक जो ब्रेन का पार्ट है जो एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है कि वो मैं जो कर रहा हूँ, ये जो कर रही हूँ, जो रिपीट कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वही जो रिपीटेटिव पैटर्न्स है वो काफी लंबे टाइम से चला हुआ आ रहा है। अब जैसे उन्होंने बीच में बताया कि बीच में फादर की जो डेथ हो गई, क्योंकि जब आप बहुत सारे प्रेशर्स को अपने आसपास देखते हो, कोई भी सिचुएशन आपके साथ घटती है तो उससे वो पैटर्न एसोसिएट करते जाता है बार बार। तो इसलिए होता है थीम चेंज होती रहती है, यानी कि आप काफ़ी चीज़ों को ऐसा करते हैं कि वहाँ पर हम माइंडफुल नहीं होते हैं। तो कई कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन को भूलने की आदत होती है। जैसे मैंने अगर कोई भी काम को करा, मैं वहाँ पर माइंडफुल नहीं हूँ या सेजल माइंडफुल नहीं है, तो सेजल जब माइंडफुल नहीं है तो सेजल ने एक बार किसी भी चीज़ को रखा, या कई लोग रखते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं, रखा या नहीं रखा, तो बाबा चेक करते रहते हैं उस चीज़ को बार-बार। तो ऐसा जो रिपिटेटिव पैटर्न में आ गया कि 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे या 6 या 7 बार करने के बाद आपका माइंड सैटिस्फाइड फ़ील कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने बोला, आपका इनसाइट काम नहीं कर रहा है या बहुत कम काम कर रहा है, आपके अंदर की सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रही हूँ। लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो आपके पास्ट लाइफ से ही जुड़ा पड़ा रहता है। जैसे बहुत सारा जब प्रेशर आपके अंदर होगा तो प्रेशर के केस में क्या होता है कि आपके अंदर के न्यूरल पाथवेज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वही पैटर्न आपका थ्रू आउट लाइफ आपको कंट्रोल करता है। सेजल, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपके साथ जब एक्सट्रीम लेवल पे जब ये चीजें स्टार्ट हो गई, जब आपने ये बोला कि कुछ क्वेश्चंस आपने किए थे कि जब मैं कहीं पर जाती थी तो मेरे को वहाँ के थॉट्स आते थे या वहाँ की इमेजेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। तो ये कितने लंबे टाइम पहले की बात है? उस सिचुएशन में जब आप इस प्रॉब्लम को फेस करनी थी ओसीडी वाली, तो उसके और उसके बीच में कितने टाइम का गैप था? और वो चीज़ कैसे स्टार्ट हुई आपके साथ?
टाइम तो मतलब 8-9 साल हो मतलब उसके बीच गैप पड़ा था। लेकिन मतलब मैंने पहले बताया ना कि उतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई। कभी 1 महीने में 1-2 बार थॉट आते थे। मैं खुद को माइंड को डाइवर्ट करती थी और किसी काम पे लगा देती तो वो मैं भूल जाती थी चीज़ें। फिर पिछले साल मुझे हेल्थ एंग्ज़ायटी से शुरू हुआ था। वो लगभग 15 दिनों तक चला कि मुझे बहुत ऐसा डर लगता था कि मुझे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं तो हो गई। और मैंने उस टाइम पे 2-3 चेकअप भी करवाए लेकिन नॉर्मल आ गए। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि थोड़ा डिप्रेस भी फ़ील कर रही थी। उसके बाद मैं ठीक हो गई 15 दिन में अच्छा फ़ील करने लगी। और उसके बाद मैंने एक इवेंट मेरे लाइफ में मतलब हुआ कि एक आदमी आए थे तो उन्होंने कुछ जिस आदमी ने सुसाइड कर रखा था तो उसके बारे में बताया। तो नॉर्मली हमारे माइंड में जो भी विचार आते हैं, जो नॉर्मल पर्सन के माइंड में आते थे, वो मेरे भी आए, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे माइंड में ऐसा विचार आया ही क्यों? मैंने उसे जज किया कि मेरे मन माइंड में ऐसा विचार आया ही क्यों? क्योंकि अ, डर आया कि मेरे ब्रेन में कोई ऐसा मतलब कि कुछ ऐसा मिस्टेक तो नहीं हो रखा कि ऐसे विचार आने लगे हैं, कुछ सिस्टम में बिगाड़ तो नहीं आ गया? कि ऐसे उल्टे-फुल्टे विचार आने लगे, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा डरने लगी। पर डरने की वजह से जी। वो विचार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो रिपिटेटिवली आने लगा। रिपिटेडली आने लगा, एंग्ज़ायटी बढ़ने लगी और वो साइकिल बहुत ज़्यादा हुँ, स्ट्रॉन्ग होने लगी। फिर इसके बाद धीरे-धीरे इमेज आना शुरू हो गई, फिर नींद नहीं आती थी हुँ, और एक दिन तो हुँ, बहुत मतलब एक बार ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल होने लगी कि 2-3 महीने तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मैं ऐसे बैठी हूँ, बैठ नहीं पाती थी हमारे यहाँ मतलब एक घर से दूसरे घर जाती थी तो दिन भर मेरा यही चलता रहता था कि यहाँ से वहाँ, उधर से वहाँ मतलब एक जगह बैठ पाना भी मुश्किल हो गया था और धीरे-धीरे हुँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। राइट। अ, सेजल जैसे आपने बोला कि एक पर्सन की सुसाइडल या किसने सुसाइड कर लिया था उसके बारे में मैंने सुना। तो एक तो वो ट्रिगर मिला आपको, बीच में आपने बोला थी मम्मी की तबीयत भी थोड़ी खराब रहती थी तो उसके बारे में भी सोचा करती थी चीज़ों के बारे में कि जिसे बोलते हैं जनरलाइज़ करना अपने ऊपर कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। क्योंकि ये जो पैटर्न्स होते हैं अपने अपने थीम चेंज करते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात क्या जो भी कोई इवेंट घटता है लाइफ में तो उस टाइम पे ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि एक तरीके से हमको बाहर से स्टिमुलेशन मिल जाता है। जब भी कोई स्टिमुलेशन मिलता है, जब भी कोई ट्रिगर मिलता है तो वो जो पैटर्न होता है आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वहाँ पर आपका ऑटोमैटिक पैटर्न काम कर रहा है। और जैसे आपने बोला कि मुझे एंग्जायटी हेल्थ एंग्जायटी होनी स्टार्ट हो गई, तो पहला डाउट आपके अंदर ये आया कहीं मुझे हार्ट से रिलेटेड इश्यू तो नहीं है? क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि आपके चेस्ट के आस-पास कोई सेंसेशन फील किया होगा आपने हुँ। या कोई चेस्ट के आस-पास कोई पेन फील किया होगा आपने या चेस्ट के आस-पास कोई भारीपन फील किया होगा। सेकंड थिंग क्या है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हेल्थ एंग्जायटी में आपका पेट खराब हो जाता है। गैस्ट्रिक इश्यू हो गया या किसी के सर में दर्द होता है या आपने उस चीज़ को अपने ऊपर जनरलाइज़ कर लिया उस टाइम पे कि उस पर्सन को जो भी कुछ हुआ या मेरे कहीं ब्रेन में कोई मेरा कोई ब्रेन का कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जो कहीं अफेक्ट ना कर गया हो, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो। तो ऐसा जनरलाइज़ेशन कब तक चला और कौन से ऐसे फिजिकल सिम्पटम्स हैं आपके बॉडी के अंदर जिसने आपको काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रबल में रखा या आप लेके लो कि आपने एमआरआई भी कराया, तो उसके बारे में कुछ बताइए? फिर 2-3 महीने ये चला, 2-3 महीने के बाद हेडेक बहुत ज़्यादा मतलब शुरू होने लगा, बैक साइड से पूरे सर में दर्द होने लगता था। वॉमिटिंग होती थी मतलब बहुत ज़्यादा सोचा मैंने, तो बहुत ज़्यादा ऐसा होने लगता था कि मुझे अब उल्टी जैसा महसूस होने लगता था। फिर अ, उसके बाद नींद में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ मेरे, नींद नहीं थी बिल्कुल। बाकी कोई मुझे फिज़िकल सिम्पटम मुझे नहीं हुए, बाकी हेडेक मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अभी-अभी 2-3 महीने तक चला था हेडेक। वो बहुत काफ़ी टाइम से था। राइट। तो हेडेक था आपको जिसमें आपको मसल टेंशन बहुत ज़्यादा फ़ील होता होगा। किस टाइप का पेन था आपका? मसल टेंशन की जो आपकी मसल्स थी ब्रेन की वो खींचा उसमें खिंचावपन बहुत ज़्यादा था? और किन-किन एरिया में आपका पेन था? ब्रेन के किस किस पार्ट में? यहाँ पर था, इस साइड था, किस-किस साइड था? बैक साइड था?
बैक साइड से शुरू हुआ था, फिर धीरे-धीरे करके पूरे हेड में फैला और ऐसा लगता था कि कोई बैंड बाँधा हुआ है जैसे जिसे कहते हैं कि टेंशन हेडेक टाइप। हम्म। और हम्म। मतलब 24 आवर्स चलता रहता था। जब मैं सोती थी तब मुझे फ़ील नहीं होता था। जैसे मैं उठ उठ गई हूँ या नैप नैप ले रही हूँ, नैप के दौरान नहीं महसूस होता था। फिर मतलब जहाँ मैं मतलब मुझे पता चल रहा है, तब मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता था। सोने के बाद नहीं फ़ील होता था। राइट। तो सेजल, बीच में कुछ ऐसा पड़ा हो भी हो जहाँ पर कंसंट्रेशन आपका लूज हो गया हो, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है चीज़ों के लिए, हुँ, हुँ। और कभी ऐसा होता था आपके साथ, आप स्टडी करने बैठ रही हैं, थोड़ी देर आपने स्टडी करी तो आपका मन वहाँ लगने लग रहा है, कहीं और चला गया मन आपका, तो इस तरह की चीज़ आपके साथ हुई? कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा वीक हो गया आपका, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, फोकस आपका वीक हो गया, कर ही नहीं पा रही फोकस, या मन में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता था, या एपेटाइट आपकी कम हो गई और आपका वेट कम हो गया, तो इस ये किस जी। टाइप की सिचुएशन आपके साथ रही है? हेडेक तो होता था, उसकी वज़ह से कंसंट्रेशन भी मतलब पूरा खत्म हो गया था। कंसंट्रेशन नहीं कर पाती थी और उसकी तरह हम कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा तो चिड़चिड़ापन आ रहा था। बीच में सुसाइडल थॉट ये जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक चलती रहती है, कोई हमें गाइड नहीं करने वाला होता है, तो एक तरह हम हार मान जाते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है और फिर डिप्रेस हो जाते हैं, फिर एंग्ज़ायटी, फिर डिप्रेशन चला आ जाता है। और ये सब मतलब कलेक्शन बनता रहता है, हम उसमें फँसे रहते हैं, फँसे रहते हैं, फँसे रहते हैं। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हम्म। तो विजय जी, कुछ आपके बारे में अगर मैं पूछूं आपसे कि जैसे आपने बोला कि आप भी ओसीडी के साइकिल से गुजरे हैं, तो थोड़ा अपने बारे में आप भी थोड़ा शेयर कीजिए यस। शॉर्ट में। यस, यस। बेसिकली ये कोर्स के बाद जो है आपके साथ ना, तो एक क्लैरिटी में आया अबाउट हाउ इट्स, किधर से आया, वो कैसा चालू हुआ। सो व्हाट आई फील इज दैट पहला तो ये फियर से चालू होता है। ओके, कोई भी फियर या कोई ट्रॉमा या कोई चीज जो, लाइक फॉर एग्जांपल कोविड हुआ था तभी, लाइक सम पीपल वेंट थ्रू फियर। सो दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स, बट वी डोंट रियलाइज इट, क्योंकि क्या है कि हमारा पहला तो ऐसा एक समबडी हु इज अ मेंटर लाइक यू मिलना, पहला तो बहुत लेट हो जाता है। काफी टाइम के बाद मिलता है, क्योंकि हमें तब तक हम लोग सिर्फ सोचते रहते कि क्या करना है इसके साथ, तो ये फियर के साथ चालू होता है। फिर उसके बाद जो है वो एक पैटर्न लेने लगता है, वेर ओसीडी जब चालू होता है तो फिजिकल ओसीडी होता है, लाइक हैंड वॉशिंग है जो भी है, and उसके बाद जो है इट कैन गेट कन्वर्ट इनटू mental OCD also, like Puro, where we have thoughts and about different themes. Like I have understood that there are so many themes in the OCD, and themes जो है हर बार change होता रहता है. Like for example, it could be related to your religious OCD, which is basically जो बोलते हैं उन लोग scrupulosity करके, like thoughts of the religious, thoughts related to religious. So different religions may people have problems with different thoughts. Like some people, when they're reading the holy word of God, like it could be Quran or any Gita or Bible, they have thoughts which are disturbing, so they are not able to read it. And another thing is that pray करते समय होता है ये चीज. And then secondly is that you feel guilty about it, because when the theme is religious, it feels very like you get disturbed with it. तो उसकी वजह से क्या होता है, हम प्रेयर कभी कभी बंद कर देते हैं लोग, मॉस्क जाना, टेम्पल जाना, रिलीजियस प्लेसेस चर्च जाना बंद कर देते हैं. सेकंड इज देन आई व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट थीम जो है वो चेंज होता है कभी कभी. लाइक इसके बाद कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है या कुछ भी हम लोग सुनते हैं, तो फाइनली वो थीम जो है इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट. लाइक जैसा सेजल जी बोल रही थी, किसी ने बताया था उनको, एक तरह किसी का एक्सटर्नल पर्सन का सुसाइड हुआ, तो इमीडिएटली दैट वो चीज जो है उनका माइंड को ग्रैप किया, एंड फिर उसने थीम बनाने चालू कर दिया. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी को चेस्ट पेन आया ऑन ट्रैवलिंग, समबडी गॉट अ हार्ट पेन, चेस्ट पेन आई सॉ इन द मेट्रो, एंड देन व्हेन आई केम बैक मेरा थीम भी चालू हो गया जो चेस्ट पेन के साथ रिलेटेड है. तो क्या है, ये थीम चेंज होता रहता है. ओके, इट कुड बी इवन to the extent of even harm OCD. That's what I've heard about harm OCD, where you have this intrusive thought about harming your own loved ones, your neighbors, your friends. अब ये थीम जो राइट। है
हाँ, वो थीम जो है राइट। बेस्ड ऑन योर फियर्स, जो भी फियर्स है आपका कोर फियर्स, उससे ज्यादा फियर्स रिलेटेड रहते। फियर्स एंड इवेंट्स, राइट, जो भी आपके पास्ट लाइफ में इवेंट्स रहे हैं फियर वो चीज असो। फियर हम्म। one thing I would like to tell you. One is related to fear, and second thing which I understood is related to somebody whom you love. मतलब जो चीज को तुम वैल्यू करते हो बोथ, ओके, वो थीम ज्यादा पकड़ते हैं, मैं देखा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम चाइल्डहुड इफ यू आर अ वेरी रिलीजियस पर्सन, देन यू आर गोइंग इट कैन कैच द रिलीजियस पार्ट ऑफ इट, बिकॉज उसको मालूम है कि वही एक एरिया जो है आपको डिस्टर्ब कर सकता है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इफ यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यू नो, अ वेरी गुड स्पीकर, तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स है तो आप स्पीच देके भी आ जाएंगे भले ही, बिकॉज वो आपको फेयर नहीं दे रहा है. बट अभी आप रिलीजियस है तो रिलीजियस ओसीडी लेके आ सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल, आप बहुत राइट। केयरिंग एंड लविंग है, एम्पैथेटिक पर्सन है, एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एम्पैथेटिक गेट प्रोन टू दिस इज बिकॉज ओवर एम्पैथेटिक रहने से क्या है, हम लोग ज्यादा केयरफुल रहने देखते हैं, एंड ओसीडी थीम जो है ना, उसी को जाके स्टिक करता है, मैं देखा है. राइट। ओके। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि हम जब बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं तो यहाँ पर हमारा मोरालिटी वाला प्रिंसिपल की जो मोरालिटी की जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मोरालिटी पे डिपेंड करती हैं, राइट। तो यस, अगर वो यस, चीज़ हिट करती है बाहर से तो आपके अंदर जिसे कहते हैं कि एंग्जाइटी डिफेंस मैकेनिज्म आपका एक्टिवेट हो जाता है, राइट। करेक्ट. सेजल, मेरा जो क्वेश्चन है अब ये है कि ये जो भी प्रॉब्लम आपके साथ चली काफी लंबे टाइम तक, तो इसमें आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहे, ठीक है, समझ में नहीं आता कभी हो क्या रहा है मेरे साथ, ये ओसीडी है, कभी फोबिया, कभी कभी कुछ और डर आ गया, कभी कुछ और डर आ गया मेरे अंदर, इस तरीके से। तो ये चीज आपके साथ चलती गई. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इस चीज के बारे में मुझे पता क्या चला कि हाँ मुझे ओसीडी है। दूसरी बात है कि आपने कोई इसमें थेरेपी यूज की थी, जैसे आपने बताया था कि आपने हिप्नोथेरेपी ली थी। हिप्नोथेरेपी का कितना बड़ा रोल रहा था आपकी लाइफ में, या जहां से भी आपने हिप्नोथेरेपी ली, तो आपको क्या लगता है कि हिप्नोथेरेपी कितना बड़ा रोल प्ले किया आपकी लाइफ में, या थोड़ा बहुत अंतर आया आपको, या कितना आया कितना नहीं आया, उसके बारे में बताइए। पहले तो ये सब चीज़ें हुई, रिपीटेडली थॉट आते थे, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि नेगेटिव थॉट, और फिर मुझे कुछ जहाँ पे बताते हैं कि नेगेटिव थॉट को कंट्रोल कैसे करें, ये क्या होता है। फिर मैंने और एक सर्च किया कि रिपीटेडली नेगेटिव थॉट, तब मुझे पता चला कि वीडियोज़ देखे तो ये ओसीडी है, और फिर मैंने और देखा तो और पता चला कि ओसीडी के इतने प्रकार होते हैं, तो मुझे लिंक लगने लगी कि ये तो मुझे बचपन से प्रॉब्लम मतलब चलती आ रही है। और धीरे-धीरे करके लोगों से मतलब कि इंटरव्यू देखे तो मुझे और ही ज़्यादा डर लगने लगा कि मैं किस प्रॉब्लम में फँस गई। लोग बताते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा ये क्रिटिकल होती है, जहाँ पे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉब्लम लाइफ़ टाइम चलती है। और फिर जैसे सॉल्यूशन पर आते हैं हम कि कहाँ जाए, कहाँ भागे, क्योंकि इंटरनेट पे तो लोग ये पॉज़िटिव भी बोलते हैं और नेगेटिव भी बोलते हैं। तो ऐसे मतलब पता चल करते-करते मैंने एक कोच थे, जहाँ पे वो हिप्नोथेरेपी वग़ैरह देते थे। ये मैंने बहुत ही लास्ट बार मतलब बहुत ही थकी हुई जब मैं सब मैंने देखा था, सबसे मतलब सलाह माँगी थी, तो मुझे कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ था, तो तब मैं हिप्नोथेरेपी वग़ैरह यहाँ मतलब कि सर्च करने लगी। फिर मैं ये कमेंट भी करती थी कि हिप्नोथेरेपी से कोई मतलब इवेंट को हम पूरी तरीके से भूल सकते हैं या नहीं, मतलब ये नॉनसेंस बातें मैं लिखती रहती थी, पूछती रहती थी। फिर एक मुझे कोच मिले, उन्होंने मुझे मतलब बताया। फिर मुझे ये बहुत ज़्यादा डाउट लगने लगता था कि ये तो मतलब जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि ये मुझे इमेज बार-बार मतलब माइंड में आती है, ये तो कुछ हद तक तो चली जाएगी, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा डाउट लगने लगा कि इस यहाँ पे जो रूट है ना, रूट कॉज़, मैं इसको कैसे हटाऊँगी? इसको इसको मतलब कि काम किस तरीके से करूँगी? जो मुझे बता रहे हैं, तो वो आज के प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं कि वो इमेज इमेज तो हट जाएगी, लेकिन जो अंदर का जो फ़ियर है, वो किस तरीके से चला जाएगा? तो मुझे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा हिप्नोथेरेपी के मतलब बताया जाए तो ये डर था हमेशा कि मेरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही जाएगी, रूट कॉज़ कैसे चला जाएगा, जो मेरी थिंकिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से बदल जाएगी। थेरेपी में तो ये नहीं हो सकता कि रूट कॉज़ का मतलब कि सोचने का तरीका ही बदल जाए। बस टेम्परेरी ही इस पे करा जा सकता है। हाँ,
सीरियल तो क्वेश्चंस मेरा आपसे ये है कि ये जो भी आपके साथ ओसीडी चला, ठीक है, और आपने बोला कि मैंने हिप्नोथेरेपी करी, उतना जब वर्क नहीं किया उसने, क्योंकि वो मेरा थॉट प्रोसेस को उसने चेंज नहीं कर कर पाया। तो यहाँ पर जो सेशन होते हैं वो प्रैक्टिकल लर्निंग पर होते हैं, आपको भी पता है। दूसरी बात क्या जी। है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, सीखना या लर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। तो धीरे धीरे करके हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों को लेकर, इसको हम कॉग्निशन बोलते हैं। क्योंकि हमारा जो कॉग्निशन होता है वो कई तरह के शेप लेता है। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपने कि आपको ओसीडी का पैटर्न था, गॉड को लेकर आपको नेगेटिव थॉट्स आते थे, गॉड के लिए आपको नेगेटिव थॉट्स आते थे, या आप किसी और चीज को अपने ऊपर जनरलाइज कर लेती थी, अरे कहीं मैं ऐसा ना कर लूँ, ये ना कर लूँ, या डिफरेंट डिफरेंट थीम चेंज होती रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निशन, मतलब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों को लेकर, जिसको हम एक परसेप्शन के अंदर भी देखते हैं। तो ये हमारा जो परसेप्शन होता है चीज को देखने का, वो चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव कॉग्निशन को हमने चेंज करना होता है, क्योंकि जो कॉग्निशन होता है वो काफी तरह के शेप लेता है। जैसे कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे आसपास घटनाएं क्या चल रही हैं, हमारी स्कूलिंग कैसी है, हमारी पेरेंटल एजुकेशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमारे कॉग्निशन को शेप देने में हमारी हेल्प करती हैं। तो जब आपका रॉन्ग कॉग्निशन बन जाता है चीजों को देखने का, जैसे मतलब परसेप्शन, क्योंकि हम परस्पेक्टिव रियलिटी में जीते हैं। तो ये जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारा कॉग्निशन है, इसको हमको चेंज करना होता है, राइट। जो एक लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, जैसे कि आपको पता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप यहाँ पर आई हैं तो एक दिन में तो कोई अंतर आता नहीं है, आपके अंदर डाउट्स थे, होते हैं डाउट्स हर किसी पर्सन के अंदर, क्या चीजें कितनी ज्यादा वर्क करती हैं। तो आपके अंदर क्या स्टार्टिंग में डाउट्स थे जब आपने क्लास को ज्वाइन किया, और धीरे धीरे करके आपको कैसे अंतर आने लगा, यानी कि आपके अंदर आपने अंतर कैसे कैसे देखना स्टार्ट किया, क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आए, कितने मंथ में आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, और आपके पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो मैंने वीडियोस देखे थे सर जी के, तो मुझे ऐसा थोड़ा-सा होप मिला था कि यहाँ पे मुझे अच्छी सी मतलब लर्न कर मतलब चीज़ें सीख पाऊँगी। और पहले तो डाउट था कि इतने लंबे समय से ये प्रॉब्लम चली थी आ रही है 7-8 महीने से, और इतना ज़्यादा उसका मतलब चेन इतनी ज़्यादा बनी हुई थी कि विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं इससे बाहर आ पाऊँगी या नहीं। तो मैं सर जी से ये भी कहती थी कि मैं इससे बाहर तो आ पाऊँगी ना, नहीं तो चीज़ें कुछ मतलब हद तक ठीक होगी। लेकिन ओसीडी का इतना ज़्यादा डर बैठा था कि यहाँ पे थीम चेंज होती है, तो मुझे ऐसा लगता था कि थीम तो ये चली जाएगी, और लेकिन फिर दूसरी थीम चली आएगी आ जाएगी। मेरे के अंदर जो डर है, वो कभी नहीं चला जाएगा। फिर जैसे-जैसे क्लासेस होने लगी, चीज़ें समझ में आने लगी। जैसे-जैसे क्लासेस होने लगी, चीज़ें समझ में आई, तो थोड़ा-सा होप मिलने लगा कि हाँ, चीज़ें हो सकती है। और क्लास में बहुत सारे लोग भी थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि उनसे तो मैं बहुत अच्छा मतलब महसूस करती हूँ। मैं ये सोचती थी कि मुझे पैनिक अटैक तो नहीं आते, लोग उनसे भी बहुत मतलब बुरी तरह से अ, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। मुझे तो बहुत मतलब मेरी हालत अच्छी है। और अ, तो एक आदत बनी थी कि सर्च करना यूट्यूब पे, गूगल पे जाके। सर बताते थे कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा कम यूज़ करना है आपको, और आप देखते आ रहे हो इतने टाइम से, सर्च करते आ रहे हैं, तो आपको रिकमेंडेड आएगा वीडियो, किसी ना किसी चीज़ का मेंटल हेल्थ इश्यू के बारे में, तो नहीं देखना है। तो 1-2 महीने तक तो मैं मतलब कि रूटीन में बैठ पाना मुश्किल हो गया था कि मैं जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई, सर जी बताते हैं कि रोज़ करना है हमें, टाइम देना है, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, और दिन में जब टाइम मिले तो फ़ोकस ये रहना है कि डीप ब्रीथिंग करना। तो वो भी चीज़ें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रूटीन पूरा का पूरा हमारा बिगड़ा रहता है। हम करते नहीं है, हम देखते रहते हैं कि सॉल्यूशन हमें मतलब मिलते रहे, लेकिन हम करते नहीं हैं। लेकिन जब रूटीन में बैठ जाते हैं तो चीज़ें हमें रिज़ल्ट देती है, और फिर हम धीरे-धीरे करके और तरफ उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे 4-5 महीने के बाद रिज़ल्ट अच्छे से मिलने लगे। थोड़े से वो कनेक्शन टूटने लगे। इमेजेस आती थी, वो आना बंद हो गए। जहाँ मैं कहीं पे जाती थी, मुझे ऐसा डर लगता था कि वो इमेज आ रही है बार-बार।
धीरे-धीरे करके जब खुद पे काम किया, सर जी जो बताते थे उसकी तरह से मतलब काम किया, तो वो ब्रेकडाउन मतलब ब्रेक पड़ने लगा उसमें। मतलब इतने ज़्यादा वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि हर एक सेकंड में वो चीज़ें दिमाग में आती थी। जब कभी 5 सेकंड का ब्रेक मिलने लगा उस चीज़ों में, थॉट में, तो ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। फिर 15 मिनट का ब्रेक आने लगा विचारों में, फिर 20 मिनट का, फिर कभी-कभी आधा घंटा जो काम कर रही हूँ, उसमें मन लगने लगता था। जो भी कुछ काम कर रही है, उसमें मन लगने लगता था। फिर होप मिलने लगा कि हाँ, इस चीज़ से मैं बाहर निकल सकती हूँ और खुद पे अच्छे से काम करके मतलब कि अच्छी स्टेज हासिल कर सकती हूँ। फिर धीरे-धीरे राइट, रोज़-रोज़ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर। राइट। सेजल, कई सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी, बहुत सारे फैक्ट्स को अंडरस्टैंड किया, क्योंकि एक चीज होती है हम केवल सुपरफिशियल लेवल पे चीज को समझ रहे होते हैं, एक होता है हम डीप लेवल में चीज को समझ रहे होते हैं। तो जैसे मैंने कई बार वो ये भी बोला था कि कॉन्शियस थिंकिंग या कॉन्शियस लर्निंग या कॉन्शियस थिंकिंग एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अपने आप को रिवायर कर सकते हो। काफी लोग ये बोलते हैं कि अपने सब कॉन्शियस को आप रिवायर करिए, लेकिन आपको अपनी कॉन्शियस एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। जितनी कॉन्शियस एक्टिविटी को आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओगे, उतना ही क्या होगा कि आप अपने आप को रिप्रोग्राम कर पाओगे। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आपका जो ये क्वेश्चन था, अरे मेरा पेन नहीं जा रहा है, सर का पेन नहीं जा रहा है, बाकी सब चीजों में मेरे को आराम मिल गया, कंसंट्रेशन मेरा जो है अब बन रहा है, फोकस बन रहा है, मैं पढ़ पा रही हूँ, पहले फोकस भी नहीं बन पा रहा था आपका। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्शियस थिंकिंग या प्रैक्टिकल लर्निंग या लर्निंग का कितना बड़ा रोल होता है हमारे अंदर इस चीज से बाहर आने में? क्योंकि आप रिप्रो जहां पर आप रिप्रोग्राम करने की बात करते हो अपने आप को, यानी कि सबकॉन्शियस पैटर्न आपके चेंज होने चाहिए, आपके बिलीफ चेंज होने चाहिए। रेपिटेटिव जो हैबिट्स होती हैं, जो बिहेवियर होता है, वो आपका कहीं ना कहीं लर्निंग का पार्ट होता है, राइट? क्योंकि हम जब तक चीजें हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं आती हैं, तब तक वो हम ऑटोमेटिक डायरेक्शन में उस चीज को कर रहे होते हैं। जो भी हम ऑटोमेटिक चीज़ों के बारे में कोई भी चीज़ को हम रिपीट कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारा वो कंपल्सन हो, एक्शन हो, या हमारा कोई विचार के थ्रू बनने वाली कोई थीम है जो हमारे इमोशन में आ रही है, तो जब तक हम उस चीज़ के लिए कॉन्शियसली अवेयर नहीं रहेंगे, तो तब तक हमारा क्या होता है कि वो चीज़ हमें कंट्रोल करती रहती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने वाली ये बात है, आपने कभी बोला था कि मैं जब छोटी थी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या जब टीचर्स मेरे को कुछ बात बोलते थे तो मेरा एक सेल्फ इमेज था जिसको मुझे लगता था कि कहीं मेरे को कहीं कंपैरिजन करने वाला जो थॉट आता था। तो इसको हम बोलते हैं, कभी कभी हमारे अंदर जैसे थॉट्स आते हैं, वो हमारा वो भी कॉग्निशन है। सारी की सारी चीज हमारी सोशल कॉग्निशन के ऊपर डिपेंड कर रही है यहाँ पर, कि लोग हमारे बारे में किस तरीके से बोल रहे हैं। तो जो एंग्जाइटी होती है वो आपके सोशल कॉग्निशन को भी अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो एंग्जाइटी का जो लूप होता है वो आपके आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर, जो आप खुद हमारी खुद को लेकर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सेंस ऑफ आई होता है, जो हमारा परसेप्शन है लोग की नज़रों में कि वो मेरे बारे में सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके डिस्टर्ब होता है, या हमारा जो मोरलिटी प्रिंसिपल पे जो बात आती है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अंदर, कह लीजिए, केमिकल इम्बैलेंस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हो। तो यहाँ पर मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो डायरेक्ट है, वो ये है कि कॉन्शियस थिंकिंग या कॉन्शियस लर्निंग का कितना बड़ा रोल होता है आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने में, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कितना बड़ा रोल रहा है, और आपका जो ब्रेन में जो कहीं पर पेन होता था डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, तो आप कैसी हैं पहले से? थोड़ा ब्रीफ में बताइए। अ, जो स्ट्रेस की वजह से दर्द होता था मतलब सब रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गए थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बार-बार ये पूछती रहती थी कि सर बोलते थे कि कैसा चल रहा है? तो मैं ये बोलती थी सब तो ठीक है मतलब थॉट नहीं आते, खुद को रिलैक्स महसूस करती हूँ। लेकिन सर मतलब दर्द करना ठीक नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब थक जाती थी कि इसको किस तरीके से मतलब पिचा चढ़ा लूँ। सर बोलते थे कि डीप ब्रीथिंग करो, चीज़ों को समझो क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे से मतलब एंग्ज़ायटी चली गई है। लेकिन जब-जब चीज़ें ट्रिगर होती है तो तब-तब ऐसा लगता है कि नहीं चीज़ें अंदर तक चली गई है, इस पे हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धीरे-धीरे अ, इतना ज़्यादा वो दर्द बढ़ता था कि ऐसा लगता था कि ब्रेन में कोई ट्यूमर वग़ैरह तो नहीं हो गया।
फिर सर समझाते थे कि नहीं ये स्ट्रेस की वजह से है। फिर जिस तरीके से मतलब समझा कि थॉट कैसे है। हाँ सर, सही लर्निंग का बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब रोल है कि जहाँ चीज़ें हमें समझती हैं तो हम धीरे-धीरे करके खुद को हील कर पाते हैं और जैसे-जैसे हीलिंग होती है तब हमारा जो बॉडी पेन, मसल पेन होता है, वो भी धीरे-धीरे करके मतलब सही होने लगता है। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लंबे समय से चली हेडेक की, बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि मेरा हेडेक ठीक हो पाएगा या नहीं। यही प्रॉब्लम हो हम्म। गई, फिर हो गई। जी, बहुत सारे राइट। डॉक्टर्स को दिखाए और वो तो डिप्रेशन की गोलियाँ देते हैं। फिर डर लगता था कि इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए हम्म। और ऐसा लगता था कि नहीं राइट। उस तरफ जाना ही नहीं। खुद को जितना हील कर सकूँ नेचुरली उतना हील राइट। अनकॉन्शियस फियर का मतलब ये होता है जो पार्ट आपके अंदर बिल्कुल हिडन पार्ट है, हुँ, और जो पार्ट आपके अंदर हिडन पार्ट है वो आपको दिख नहीं रहा है ना ऊपर से, दैट मीन यू आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर हुँ, पार्ट कि मेरे अंदर फियर कहाँ से आ रहा है, डर कहाँ से आ हुँ, रहा है, जिसको हमने तभी तो उसको अनकॉन्शियस फियर बोला है। पता ही नहीं चला हुँ, हो क्या रहा है, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल बट फिर भी वो आपके अंदर फियर, डर कहाँ से आ रहा है आपके अंदर, तो उसको हुँ, समझना काफी हद तक सही रहता है। सेजल, अभी आप कैसी हो? और दूसरी बात यह है कि आपके अकॉर्डिंग से आपने बोला कि हाँ लर्निंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि लर्निंग मतलब जब इवॉल्व हो रहा है ना आपका ब्रेन वैसे ही, तो हुँ, लर्निंग मीन्स न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है आपके अंदर, राइट? क्योंकि ब्रेन क्या है आपका, फ्लेक्सिबल है, वो कोई फिक्स ऑर्गन नहीं है। जी। तो अभी आप कैसे हो एज कम्पेयर टू अर्लियर, जो पहले की सीजन थी अब की सीजन में कितना अंतर है, क्या डिफरेंस है? कितनी बहुत पॉजिटिव ज़्यादा रहती हो चीजों को लेकर, कितना पॉजिटिव रहती हो, और हुँ, पहले के अकॉर्डिंग जो आपका पहले का परसेप्शन था, अभी के परसेप्शन में कितना डिफरेंस है आपके अंदर? हुँ। विश्वास नहीं होता कि ये सब करा मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा। मैं जो स्टोरी देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, इसकी तो हेल्थ एंग्ज़ायटी है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर जो डर था ना, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी थीम बदल जाएगी ओसीडी की। क्योंकि बार-बार वो इंटरनेट पे देखा था कि थीम चेंज होती है। कोई एक ऐसी थीम कर लाइफ़ टाइम नहीं चलती। तो या किसी सिचुएशन में जाओ तो उस थीम को लेकर आप बैठ जाओगे। तो वो डर बहुत था और ये इंटरनेट की वज़ह से बहुत ज़्यादा बढ़ा था। और जैसे कि सर हमेशा कहते थे हर मतलब क्लास में कि हमें न्यूट्रल रहना आना चाहिए। तो वो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ जाऊँ और खुद को और पॉज़िटिव करूँ। मतलब ये है कि अ जीवन में किस तरह की मतलब परिस्थिति आती रहेंगी, बहुत ज़्यादा डाउन्स आएँगे, बहुत ज़्यादा अप्स आएँगे, लेकिन आपकी मन की स्थिति हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए। फिर कोई मतलब कि मेंटल हेल्थ इश्यू आपको नहीं छू सकती। तो यही है, यही सीखा है बहुत ज़्यादा तो। खुद को मतलब काम रहना, हम्म। रिलैक्स रखना, डीप ब्रीथिंग के थ्रू और ये सब चीज़ें। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन आती रहती है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, राइट? अगर आप सिचुएशन को मैंने, एक चीज समझने वाली बात है, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का जो जो रिलेशनशिप है डायरेक्ट हमारे स्ट्रेस के साथ है। अगर आप अगर आप जितना अपने अंदर की चीज पे काम करोगे, ठीक है, अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, ह्यूमन पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, जितना EQ आपका स्ट्रांग होगा, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप ही सुधरता जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि हम उसको कैसे, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर पाते हैं। इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, ठीक है? अगर आपको हुँ, OCD है, या फियर है, फोबिया है, या आपको सोशल एंग्जाइटी है, या आपका कॉग्निशन नेगेटिव है, अंडरस्टैंडिंग नेगेटिव चीज को लेकर, जब तक अपने कॉग्निशन को, जब तक अपने EQ को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते। कि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है लाइफ में, कोई ना कोई इवेंट्स होता रहता है, कभी किसी की डेथ की न्यूज़ सुन लिया आपने। एक कोविड का टाइम था, वो कोविड का जो टाइम था, वो कोविड के टाइम के बाद से इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों नहीं स्टार्ट हुई, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था। तो ऐसा लाइफ में कोई भी फेज आ सकता है, लेकिन अगर आपका EQ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक होता है IQ, होता है EQ, एक होता है हुँ, SQ भी होता है, वो उसके ऊपर का लेवल होता है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो आप, दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हमारा, उसको लेकर हमारा परसेप्शन कैसा है चीजों को देखने का। क्योंकि हम दो तरह के चीज को परसीव कर रहे हैं, एक तो बाहर की जो भी घटनाएं घट रही हैं हमारे, एक तो ब्रेन वैसा परसीव कर रहा है जिसको आप पहले से परसीव करते हो आई। सेकेंड थिंग इज कि इट बिकम्स योर मेमोरी, तो आप अपनी मेमोरी के थ्रू भी परसीव कर रहे हो चीजों को।
ठीक है, एक आउटर परसेप्शन, अब मेमोरी के थ्रू आप परसीव कर रहे हो चीजों को, तो उसके बेसिस में कैसा होता है कि आपका चीज को जो देखने का नजरिया है, जो आई है, वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर हमें अपने ऊपर काम करना होता है, अपने अंदर की चीज को अंडरस्टैंड करना होता है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, अपने ईक्यू को बढ़ाना होता है, सो दैट कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आती है तो उसको आप इजिली हैंडल कर पाती हो। ठीक है, तो वो आपके एक तरीके से सबकॉन्शियस पैटर्न का मतलब ही है कि आपके अंदर परसेप्शन कैसा चीज को देखने का, आपका कॉग्निशन कैसा है। जो सोचने समझने जो चीजें होती हैं वो आपकी तभी डेवलप होती हैं जब लर्निंग को अप्लाई करते हो अपनी डिफरेंट लाइफ में। हाँ। अच्छा फील करती थी कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता था कि 2 मिनट मुझे अच्छी से साँस लेनी है। मैंने ये लिखा भी था मेरे हम्म, नोटबुक में, हम्म, लाइब्रेरी में जाती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। और मैं ये लिखती थी कि हम्म, हाँ, मुझे 2 निवाले भी अच्छे से, मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ मेंटल हेल्थ मुझे अच्छी रहे, ये बस, मतलब उस टाइम पे यही लगता है कि कोई, मतलब कोई चीज़ आपको बड़ी नहीं लगती, आपको ये लगता है कि बस पीस मुझे मिलना चाहिए। वो मिलने के बाद आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। वही चल रहा है सब। डिप्रेशन जो है बहुत गंदा स्टेट होता है हमारे अंदर का, राइट। एक बार के लिए एक एंग्जाइटी स्टार्ट होती है पर्सन को, लेकिन जो डिप्रेशन होता है बहुत बेकार स्टेट होती है आपके माइंड की। तो जो पर्सन गया है, उसने फेस किया, उसको पता है कि चीजें क्या होती है। हुँ। आ, एक शॉर्ट टर्म में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्लासेस यहाँ पर जो भी आपने सीखा, ठीक है, तो उसका कितना बड़ा रोल है। क्लास का बहुत, मैंने ये पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में, क्योंकि आप रेगुलर रह पाते हो क्लासेस में। आपसे पूछा जाता है कि आपके अंदर थॉट किस तरीके से चल रहे हैं। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो नहीं। पूछा जाता है कि किस तरीके से मतलब फ़ील हो रहा है। मेडिटेशन आप करते हो हर रोज़। और बाकी भी लोग होते हैं, तो मोटिवेशन आता है। कोई बताता है कि मैंने खुद पे ये बदलाव देखा, तो खुद मोटिवेट रहते हैं कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए, खुद पे लागू, तो मुझे भी रिज़ल्ट मिलेंगे। तो धीरे-धीरे करके राइट, रिज़ल्ट आते हैं। आप किसी से कनेक्ट रह पाते हो। राइट। तो स्टेज नंबर थिंकिंग को चेंज करना बहुत जरूरी होता है, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है वो कैसा नेगेटिव है, हमको उसको पॉजिटिव करना है। लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव आप एकदम से नहीं जा सकते, क्योंकि हुँ, उसको एक प्रोसेस होता है जिसको समझने का। तो एक नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में टाइम लगता है। एक आपने नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी करी अपने ब्रेन की, एक आप पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहे हैं अपने ब्रेन की, वो भी लर्निंग के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। एक होलिस्टिक अप्रोच है। हुँ, हमेशा एक चीज याद रखना कि हमको मेटा कॉग्निशन पे ज्यादा ध्यान देना है, जिसे बोलते हैं हम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, राइट। क्योंकि हमारे अंदर पैटर्न्स हमेशा रहते हैं, बस हमको उसको मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। जी, आपके न्यूरल पाथवेज को ब्रेक करना होता है, उसको फेड करना होता है। जैसे न्यूरल पाथवे फेड होते जाते हैं, आपका अपने ऊपर कंट्रोल आता है। द थिंग इज कि आपकी साइकिक एनर्जी है, वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अगर आपकी साइकिक एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन फ्लो कर रही है, तो आपका एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी बन रही है, ठीक है। ये जो ब्रेन के रीजंस होते हैं हमारे, वही हमारी बॉडी को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं, और हमारी जो सिग्नल भेजते रहते हैं। जैसे रेपिटिलियन ब्रेन होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं जो ऑटोनोम नर्वस सिस्टम होता है, जैसे हमारे हार्ट बीट है, हंगर को कंट्रोल करता है, और जो हमारे कंट्रोल के बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल के बाहर है, अनकॉन्शियस या नॉन कॉन्शियस को बोलते हैं, राइट। तो हुँ, मैं यही बोलूंगा आपको कि आपने जो भी काम किया अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ हम अपनी लर्निंग एक्टिविटी को बढ़ाते रहिए, कुछ ना कुछ लर्न करते रहिए, क्योंकि ब्रेन कोई फिक्स ऑर्गन नहीं है, ये अपने एक्सपीरियंस के हुँ, अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहता है। जो सीजल अब आज से पहले 12 साल पहले जो सीजल थी, वो उसका जो ब्रेन हुआ वो चेंज होते गया। तो ब्रेन अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज करते रह रहा है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपका एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रह रहा है, राइट। तो हुँ, जो भी आपने सीखा यहाँ पर, ठीक है, आई होप कि आप उसको और भी लर्न करते रहोगे लाइफ में, ठीक है, हुँ, और आगे भी सीखते रहोगे। अभी आप बिल्कुल ठीक हो, और कोई हुँ, थीम आपको डिस्टर्ब नहीं करती, कोई इमेज नहीं आती है। बस ट्राई टू बी अवेयर ऑफ योर पैटर्न, क्योंकि एक नॉर्मल जी, पर्सन के अंदर भी कोई ना कोई थॉट आते रहते हैं। बस यू हैव टू बी अवेयर जी, कि कब कौन सी चीज हमारे लाइफ में आती है, कैसे हमको डिस्टर्ब करती है। अगर मैं अवेयर हूँ, अगर आप अवेयर है अपने पैटर्न को लेकर, जितना सेल्फ अवेयर है, उतना ही आप अपने अंदर के चीजों को, जो गलत तरीके से आपने अपने आप को प्रोग्राम कर रखा है, ठीक है, जो भी हुँ, आपने प्रोग्रामिंग कर रखी थी, तो उसको आप बिल्कुल भी चेंज कर सकते। चेंज बिल्कुल पॉसिबल है, बट विदाउट लर्निंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको हर चीज पे काम करना पड़ता है, सभी को हर चीज पे काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ हम सेशन को अब खत्म करने की सोच रहे हैं। तो ये सेशन बहुत लंबा हो गया वैसे भी। और दूसरी बात क्या है कि अ, हमारे सेशन में प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि आपके डाउट्स के ऊपर और क्लासेस के ऊपर और आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उसके ऊपर। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और सेजल जाते तो कोई कुछ बातें बोलना चाहोगे आप फाइनली? जी सर, खुद पे विश्वास रखो और हम्म। नेगेटिव हम्म। मतलब जब नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव होना है, मतलब उसमें कोई गाइड करने वाला होना चाहिए सही, मतलब गलत तो सब हम्म। बताते हैं। इसमें क्या होता है कि हम भागते रहते हैं कि एक ही हम्म। जगह पे हमें पीस मिले, और डाउट भी चलते रहते हैं, इंटरनेट पे हम देखते रहते हैं कि यार जहाँ पे मुझे हम्म। अच्छी गाइड मिले। तो अच्छा गाइड मतलब मिलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर तो लाइफ अच्छी मैनिपुलेशन होगी। मैनिपुलेशन बहुत है इंटरनेट के अंदर, राइट? एक पर्सन कुछ जी, बोल रहा है, दूसरा पर्सन कुछ बोल रहा है। जी, सो बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। दूसरी बात क्या है कि ऐसे पर्सन की हेल्प लें जिसको चीज़ों के बारे में बहुत डीप लर्निंग है। जी तभी सर। जाके आप राइट डायरेक्शन में काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ भी बोल देने से, डाइट लेने से आपकी एंग्जाइटी चली जाएगी, या आप 24 आवर में एंग्जाइटी हटाओ, या आप कुछ खाने से एंग्जाइटी हटा लो अपनी, ये करने से थॉट कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका ब्रेन जो है वो सेरोटोनिन सारे के सारे हार्मोन्स को बनाता है खुद से, लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करती है सारी की सारी चीजें। तो कॉर्टिसोल को कम करें, बाकी के हार्मोन अपने आप ही आपका ब्रेन जो सिक्रिट करते रहता है, राइट? तो अगर आपको हमसे जुड़ना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेजल की स्टोरी आई है ओसीडी के लिए या ओसीडी के रिगार्डिंग, या उनको बाद में हेल्थ एंजाइटी हो गई थी, तो ऐसे काफी लोगों के साथ भी इस तरीके से प्रॉब्लम होती रहती है। और इसके बाद भी नेक्स्ट स्टोरी आपके सामने बहुत जल्दी आएगी, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की कार्डोफोबिया या डिफरेंट डिफरेंट जो भी हेल्थ एंजाइटी में जो भी सिम्टम्स आते हैं, तो उससे रिलेटेड। तो थैंक यू सेजल हमसे जोड़ने के लिए। और इसके साथ हम सेशन खत्म करते हैं, और आप देखते रहिए हील योरसेल्फ। और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आने वाले टाइम में आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहेंगे और टाइम से मिलते रहेंगे। और आप देखते रहिए हील योरसेल्फ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।